हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बीट। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर क्लासिफिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज मैं डिस्कस करूँगी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट में इसकी मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। फर्स्ट वन इज चेस्ट पेन। इसमें सीवियर चेस्ट पेन हो सकती है, क्रशिंग, इसका जो नेचर हो सकता है क्रशिंग और स्क्वीजिंग नेचर हो सकता है। मीन्स जो पेन होती है इसमें काफ़ी अनटॉलरेबल हो सकती है। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और सबलिंगुअल वेजोडाइलेटेड थेरेपी बट रिक्वायर्ड नारकोटिक्स। इसकी जो पेन होती है, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो पेन है वो रेस्ट के थ्रू रिलीव नहीं होती। और जब हम इसके में वेजोडाइलेटर्स देते हैं, वेजोडाइलेटर्स इसलिए देते हैं ताकि वेसल्स को डायलेट हो सके। इस थेरेपी के थ्रू भी ये डिलीवर मीन्स जो रिलीव नहीं होती। बट अगर पेशेंट को हम नारकोटिक्स दें तब ये जो डिसीज कंडीशन है, जो पेशेंट को पेन हो रही है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, वो रिलीव हो सकती है थ्रू दी नारकोटिक्स। इसमें जो पेन है वो रेडिएट कर सकती है आर्म में, आर्म के बाद शोल्डर में, नेक में और बैक और जॉ में ये रेडिएट करती है, मीन्स सर्कुलेट करती है। वन से इसकी जो लोकेशन होती है वो चेंज होती रहती है। आर्म, शोल्डर, नेक और बैक और जॉ में ये पेन जो होती है रेडिएट करती रहती है। कंटिन्यू फॉर मोर देन 15 मिनट्स। ये जो पेन होती है, सीवियर पेन होती है चेस्ट पेन की, उसमें क्या होता है कि ये 15 मिनट्स तक ये कंटिन्यू रहती है। मे प्रोड्यूस एंजाइटी। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चेस्ट पेन हो रही है तो इसमें पेशेंट को साथ साथ एंजाइटी हो सकती है, फियर होगा, मीन्स पेशेंट को डर रहेगा कि पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम मेरी बढ़ रही है। रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसमें क्या होगा कि नॉर्मली जो हार्ट रेट है उसकी रिदम होती है जो वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड का प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो वाइटल्स होते हैं, जितने भी ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो पेशेंट को काफ़ी रेस्टलेसनेस होती है इस डिसीज कंडीशन में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। नेक्स्ट इज डायाफ्रोसिस। व्हाट इज डायाफ्रोसिस? डायाफ्रोसिस क्या होता है कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी इसमें पेशेंट को, कोल्ड क्लैमी स्किन हो सकती है, फेशियल पेलर होगा। फेशियल पेलर इसलिए होगा क्योंकि पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो पेशेंट का जो फेस है वो पेल होगा, मीन्स येलो कलर का हो सकती है उसकी स्किन। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स इसमें बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया, मीन्स हार्ट रेट हो होता है, उसका रिदम जो होता है इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की रिदम होती है वो इंक्रीज हो सकती है। नॉर्मल जो रिदम होती है उसमें क्या होता है कि हार्ट की जो रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो रिदम का जो रेट होता है वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मीनिंग होता है कि नोटिसेबल रैपिड स्ट्रॉन्ग इरेगुलर हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होती है वो हमें ऐसे लगता है कि हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं, हमें सुनाई देती है कि ये जो हार्ट बीट काफ़ी बीट करता है जब हार्ट, तो हमें उसको हम नोटिफाई कर सकते हैं। सीवियर एंजाइटी होगी, पेशेंट को डिस्निया होगा, मीन्स प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा पेशेंट। डिसओरिएंटेशन में प्रॉपरली पेशेंट हम किसी को अपने जो नॉन होते हैं उसको पहचान नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए, मीन्स टेम्परेरी में उसमें क्या हो सकता है कि उसकी जो जैसे कह सकते हैं मेमोरी थोड़े टाइम के लिए लॉस भी हो सकती है। कन्फ्यूजन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है पेशेंट को। पेशेंट फेंट कर सकता है, गिर सकता है। इसमें वीकनेस हो सकती है पेशेंट को। नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप, मीन्स पेशेंट को जीआई की प्रॉब्लम भी आ सकती है। नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप मीन्स हिस्कियाँ भी पेशेंट को इसमें आ सकती है। एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल स्ट्रेस हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन इसमें हो सकती है पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज कर सकता है। एक्सट्रीम फटीग हो सकती है पेशेंट को। मीन्स इसमें जो ऑल ओवर जितनी भी प्रॉब्लम है काफ़ी स्ट्रेसिव, मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग पर जो इसमें जो पेशेंट को एमआई पेशेंट होता है उसको जो जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले होते हैं। पेशेंट की जो पेन होती है वो टॉलरेबल नहीं होती। पेशेंट डिसओरिएंटेड हो सकता है, इसमें पेशेंट को टेंशन हो सकती है।
और पेशेंट को जीआई प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक जैसे एब्डोमिनल स्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप आ सकते हैं। इसमें पेशेंट की जर्नलाइज जो बॉडी होती है वो वीक भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें पेशेंट की प्रॉपर्ली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री प्रॉपर्ली हम फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को प्रीवियसली कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया, अगर हार्ट अटैक हुआ था किस ईयर में हार्ट अटैक हुआ था, पेशेंट को कितने टाइम के लिए हार्ट अटैक हुआ था उसकी टाइमिंग नोट कर सकते हैं हम, और पेशेंट को उस टाइम कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर हुए थे। पेशेंट की मेडिसिन हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एंटर हुए तो पेशेंट कौन सी मेडिसिन उसकी कंटिन्यू है, डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है, पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट ओबेसिटी तो नहीं है, पेशेंट इसमें हम पेशेंट का वेट चेक करेंगे कि पेशेंट जो है ओवरवेट तो नहीं है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जीन्स के थ्रू वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की हेड टू टो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसमें ईसीजी करवाएंगे, जो बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाएंगे हम पेशेंट की। नॉर्मल जो ईसीजी होती है पीक्यूआरएसटी की ऐसे नॉर्मल जो रिदम होती है, बट इस केस में वो क्या होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो एसटी सेगमेंट होती है उसकी क्या हो जाती है एलिवेशन हो जाती है। यह PQR जो ST होती है उसकी एलिवेशन हो जाएगी, मीन्स ST, ये S और T इसकी क्या हो जाएगी एलिवेशन हो जाएगी। इस कंडीशन में तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को MI की प्रॉब्लम है। इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे, इसमें ब्लॉकेजिंग वगैरह को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो जो प्रॉब्लम है वो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की चेस्ट पेन रिड्यूस हो गई है मीन्स ओवरकम हो गई है तो उसके साथ हम पेशेंट की जो डिसीज़ है वो इतनी नॉर्मली से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ईसीजी में कई बार क्या होता है कि अगर चेस्ट पेन नहीं हो रही तो पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है, इको की ब्लॉकेज भी प्रॉपरली जो इको में भी प्रॉपरली वो नहीं फाइंड आउट हम कर सकते कि प्रॉब्लम कैसे है पेशेंट को। फर्स्ट है बेसिक टेस्ट जो होता है ईसीजी करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेस इको भी कर सकते हैं। स्ट्रेस इको में क्या होता है कि पेशेंट को स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को एक ट्रेडमिल पर पेशेंट का जो हार्ट का फंक्शन है उसको मींस इंक्रीज कर देते हैं। उसमें पेशेंट को रनिंग करवाने के लिए बोलते हैं कि काफ़ी उसका स्पीड तेज करके। उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट के जो है हार्ट पर स्ट्रेस होगा तो उसके साथ जो पेशेंट का जो हार्ट है वो जो इंक्रीज रिदम करेगा। तो उसके साथ हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है MI की प्रॉब्लम उसको प्रॉपरली उसकी रीडिंग को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंजियोग्राफी, स्ट्रेस इकोपिक के बाद हम एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि फीमोरल के थ्रू जो ये होती है फीमोरल अपनी उसके थ्रू एक हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। जो कैथेटर होता है वो कॉर्नरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी कौन सी होती है जो हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करती है। कॉर्नरी आर्टरी में वो जाएगा तो उसके साथ हम बैलून के थ्रू प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर पेशेंट के प्रॉब्लम है, वो मॉनिटर में प्रॉपरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिट्रॉन इमेशन टोनोग्राफी इसमें करवाएंगे, पेट स्कैन करवाएंगे, मींस एमआरआई में हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि पेशेंट को जो पेशेंट के जो चैम्बर्स होते हैं जैसे हार्ट के चैम्बर उसमें कोई नैरोइंग तो नहीं, उसका साइज तो नहीं इंक्रीज हुआ, सीटी स्कैन करवाएंगे इसमें। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट, इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, कार्डियक बायोमार्कर, इसमें क्या करते हैं कि जो कार्डियक एंजाइम होते हैं उसको हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो तो उसके साथ पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है MI के लिए। इसमें होते हैं टेस्ट ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन, C रिएक्शन प्रोटीन एंड होमोसिस्टीन। इसमें जो प्रॉपरली फाइंड आउट करते हैं का ये प्रॉपरली जितने भी टेस्ट होते हैं इसको हम प्रॉपरली टेस्ट करेंगे ताकि हम पेशेंट की जो डिसीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकें, जो पॉजिटिव फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ MI। फर्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ MI। अंडर दिस ऑक्सीजन थेरेपी, जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद हम उसके प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके सैंपल भेजते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है, मीन्स 19 से लो आ रही है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 2 लीटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट।
अगर पेशेंट को ऑक्सीजन हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है कि इसमें हम पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना होता है कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ पेशेंट की ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर ऑक्सीजन लगाने के बाद एडमिनिस्टर करने के बाद भी वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसके बाद हम पेशेंट को वेंटी पर लगा सकते हैं। मीन्स काफ़ी मतलब मीन्स उसमें पेशेंट को अगर प्रॉब्लम मोर हो रही है तो उसके साथ हम पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं। ACE इनहिबिटर, इसमें हम पेशेंट को ACE इनहिबिटर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिट्रोपिल एंड एनोल्प्रिल। नेक्स्ट इज बीटा एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इन पेशेंट को देंगे ताकि पेशेंट के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल एंड अटीनेनॉल। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नफेड्रिपिन। नेक्स्ट इज एंटीकोगुलेंट्स, इसमें हम पेशेंट को हेपरिन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड एस्प्रिन। इसके साथ क्या होगा कि जो क्लोट की फॉर्मेशन होती है उसको डिल्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इसमें कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स देते हैं जैसे कि स्टैटिन्स। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट की जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें क्लॉट बन जाए, थ्रोम्बोस बन जाते हैं इस कंडीशन में, तो उसको थ्रोम्बोस को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए कॉर्नरी आर्टरी से, उसके लिए हम पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं। इसमें जो ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है? एमिनेस और स्ट्रेप्टेस। स्ट्रेप्टेस की जो इसमें जो कैटेगराइज होती हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिस। पेशेंट को हम इसमें एनाल्जेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। एनाल्जेसिस में क्या होता है कि पेन को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिस देते हैं जैसे मॉर्फिन एंड मिसपैरिडीन। इसके साथ क्या होगा कि जो पेशेंट की चेस्ट पेन हो रही है उसका लेवल जो होता है डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इज वेजोडाइलेटर, इसमें हम पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स देंगे। वेजोडाइलेटर क्या करते हैं कि जो वेसल्स होती हैं उसका साइज होता है वो डायलेट कर देते हैं, उसमें जो नैरोइंग होती है प्रॉपरली उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसमें हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी मीन्स CABG। इट इज सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट कॉर्नरी हार्ट डिसीज इज डिवर्ट ब्लड अराउंड नैरो टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। CABG में क्या करते हैं, एक वे जो होता है, जो नॉर्मली वे होता है उसको चेंज कर देते हैं, इस बाईपास बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लड फ्लो कर रही है उसके यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि उसका जो वे होता है, रास्ता होता है वो चेंज कर देते हैं, दूसरा मीन्स बाईपास बना देते हैं। उसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली हार्ट और टिश्यूज़ को मिल जाए। सेकेंड इज परक्यूटेनियस ट्रांसक्रेनियल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी जो प्रोसीजर होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी मीन्स PTCA। PTCA क्या में क्या करते हैं कि ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है that open block coronary artery to improve blood flow to the heart muscles, numb groin area, put needle into the femoral artery and run down the leg। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम एक क्या करते हैं कि नीडल को इंसर्ट करते हैं, मीन्स कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। वो कैथेटर कहाँ जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी में जाएगा। कैथेटर अगर कॉर्नरी आर्टरी में जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जो ब्लॉकेज हुई है उसको रिड्यूस कर देगा। एंजियोग्राफी के बाद हम प्लास्टी करते हैं, उसको रिड्यूस कर देगा, तो जो नॉर्मली ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली वैसे ही हो जाएगा। जो ब्लॉक्ड हुई है कॉर्नरी आर्टरी उसको ब्लड प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा, हार्ट को, हार्ट के मसल्स को, मायोकार्डियल को ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसके साथ क्या होगा, एंजियो जो प्लास्टी होती है, PTCA होता है, उसके साथ प्रॉपर्ली ब्लड की प्रॉपर्ली सप्लाई हो जाएगी। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। जो भी उसके बीच है, जो प्लेक हुई है, जो लिपिड्स की कलेक्शन हुई है, कैमुलेशन हुई है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। थर्ड वन इज कॉर्नरी स्टंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं कि ये कॉर्नरी आर्टरी है, इसमें क्या होगा कि प्लेक की फॉर्मेशन हुई है। प्लेक की फॉर्मेशन के साथ क्या होगा कि ये ल्यूमन है वो उसका साइज होता है वो नैरो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा उसका जो साइज होता है, उसके साथ प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो कॉर्नरी स्टंट में क्या करते हैं कि जैसे PTCA किया था हमने कि फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं,
तो वो कहाँ जाएगी, कॉर्नरी आर्टरी में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है बैलून टिप्ड कैथेटर, तो उसके साथ ही हम स्टंट को इसमें पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे परमानेंटली। इसकी जो शेप होती है ऐसी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बैलून को हम वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ जो स्टंट होता है कॉर्नरी स्टंट वो वहाँ पर ही रह जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड का प्रॉपरली फ्लो हो रहा है वो प्रॉपरली हो जाएगा। जो रिस्ट्रिक्शन हुई थी वहाँ पर प्लेग के कारण, जो प्लेग होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो प्रॉपरली ब्लड फ्लो करने लग पड़ेगा कॉर्नरी आर्टरी में। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्टमी। एंथ्रेक्टमी में क्या करते हैं, जो एंथ्रोमा होता है, जो प्लेग होती है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। टॉमी मीन्स रिमूवल ऑफ द थ्रोमा। टू रिमूव प्लेग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स बाय शार्प ब्लेड। इसमें क्या करते हैं कि शार्प ब्लेड के थ्रू कॉर्नरी आर्टरी से जो प्लेग होती है उसको रिमूव करते हैं। फिफ्थ वन इज ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवस्कुलाइजेशंस uses laser ablations to create transmural channel in a ischemic myocardium in order to restore myocardial perfusion। इसमें क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। अगर इसको इस्कीमिक कंडीशन के साथ मीन्स एक्सटीमिक मायोकार्डियम हो जाए, अगर प्रॉपरली टिश्यूज़ को, मायोकार्डियल टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना मिले, तो उसमें क्या होगा कि हम एक चैनल बना देते हैं। जो लोअर साइड की सेगमेंट होती है, लोअर हार्ट के साइड पे हम एक चैनल बना देते हैं ऐसे। उसके साथ क्या होगा, लेजरिंग कर देते हैं। उसके साथ जितनी भी ब्लड सप्लाई है चैनल के थ्रू होगी पेशेंट को, तो जो जितनी भी ब्लॉकेज हुई है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रॉपरली ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी तो हार्ट प्रॉपरली वर्क करने लग पड़ेगा। So guys, it's all about the myocardial infarction. Today I discussed about clinical manifestation, diagnostic evaluation, management under this medical and surgical management. So I hope you understood my topic. So please share, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.